दो क्वेश्चंस कराए थे और इसको ध्यान से समझना। इसके बाद आपको प्रोजेक्टाइल भी इजी लगेगा क्योंकि मोशन एंड ग्रेविटी से रिलेटेड होगी, हैविंग सम एंगल होगा ना। तो क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ। मान लो बॉल है तो नीचे की तरफ फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, और ये डिस्टेंस आपका 100 मीटर है, ठीक है। एक दूसरा बॉल है इसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं 10 मीटर से, 10 मीटर पर सेकंड से, और डायग्राम बना दो पहले। दोनों के टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड का रेशियो निकालना है ना। तो आप ए बोल दो, इसको बी बोल दो। दोनों जब ग्राउंड से टकराएंगे तो क्या बताना है, दोनों के टाइम का रेशियो बताना है ना। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टाइम। दोनों के इसमें बनाना है क्या? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय बोथ द प्रोजेक्टाइल्स टू हिट द ग्राउंड। 9.8 बेटा 9.8 10 ले लो 9.8। टाइम टेकन बतानी है, उसका रेशियो बताना है ना ए और बी का। सर 5:6। 5:6 कैसे आया? सर 10 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर डिस्टेंस जब बॉल ट्रेवल करेगी। एक सेकंड। हाँ सोच के बताओ बेटा। हाँ ग्राउंड पे टकरा रहा है, कोई बात नहीं, रेशियो निकाल लो। डेटा मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ ना, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसमें डेटा ऐसे होंगे ताकि आप आराम से सॉल्व कर सको। बस अभी कॉन्सेप्ट सीखो जो हो रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या होता है, यू तो इनिशियल स्पीड होता है, बी जीरो लेते हैं। नहीं कौन बोल रहा है? तुमने रिवीजन किया घर पे जाके तुमने क्वेश्चन करा? पक्का ऑनेस्ट ऑनेस्ट और सब सच में ठीक है। नहीं क्या आपको घर पे जाके जो पढ़ा रहा हूँ सर 1/2 आ रहा है उसमें, है ना। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा क्या चला, मिसाइल कहाँ से आया कहाँ से गया ना, ये चीज है। पढ़ लो थोड़ा सा घर पे जाके, जो रिवीजन है कम से कम क्वेश्चंस को वापस से देखना। सर 1/2 आ रहा है। 1/2 तुम्हारा कैसे आ रहा था? सर A/B का बताएं। पहला कैसे सॉल्व किया, पहले का टाइम कितना आया? सर 1 सेकेंड आ रहा है, U/G लगाएंगे तो। U/G नहीं लगेगा ना बेटा। क्यों सर? देखो ध्यान से, U/G कैसे लग जाएगा बताओ। ओके, टाइम ऑफ एसेंट बताना है, एक तरफ का ही टाइम बताना है। टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए होता है ना, ग्राउंड पे टकराना है। U/G कैसे लगेगा? यू तो वही तो इस वाले में 10 दिया ना नीचे की तरफ, ये ऊपर जाके नीचे आएगा बेटा, है ना। 0.6 100 मीटर से किसी चीज को ऊपर फेंकोगे ऊपर जाके फिर नीचे आएगा कि नहीं? और यस और नो? देखो आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि जहां से फेंकते हैं उसको क्या मानना है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। उसके बाद आपको डायरेक्शंस मानने हैं, अपवर्ड क्या लेना है पॉजिटिव, डाउनवर्ड क्या लेना है नेगेटिव, फिर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले लगाने हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि जो भी मोशन एक्स में होता है, यू और ए पीछे कैसा मोशन होता था बताओ, आगे जाके टर्न लेके आता था, यस और नो? जाके घर पे थोड़ा रिवाइज कर, यही मोशन वाई में देख रहे हैं तो ऐसा मोशन है, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं, ठीक है। 21 - 1 सर √21 - 1 is to √21 + 1। अब जाके तुम सही बता रहे, U/G क्यों नहीं हुआ, समझ में आया क्या? क्यों नहीं हो रहा बताओ?
बी यू, तुम क्या बी क्या होता है बताओ, बी का मतलब ये क्या सर यही आ रहा है सर। सर मैंने अप्रोक्सीमेट सर रूट निकाल के करा है सर वैल्यू सर इस। है? फाइनल वेलोसिटी जब ये ऊपर जाएगा कहीं जगह जाके रुकेगा, यहाँ पे बी क्या होगा, जी इसमें क्या करोगे, कोई चीज को ऊपर फेंकोगे कहीं जाके रेस्ट पे आएगा, बढ़ा जाता जाएगा रिवर्स में ना, जहाँ पे रुक रहा है वहां पे बी क्या है, जी रुक क्यों रहा है, यहाँ देखो एक्स में क्या यू आगे की तरफ था, ए पीछे की तरफ था, तो ब्रेक लगेगा ना, ब्रेक लग के इस जगह पे जाके रुकता है, फिर वो टर्न लेके आता है। टर्न लेके क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ए इसी साइड में, और मान लो गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, एक्सीलरेशन तो इधर है, किधर चलोगे, इधर एक्सीलरेशन और इधर फोर्स लगेगा ना, तो इसलिए आगे जाके टर्न लेके आता है। जहाँ पे रुक रहा है उसको क्या बोलते हैं, वी एक सिंबल है ना, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ फर्स्ट, हाँ फर्स्ट केस में जो यू है ये नेगेटिव लेंगे और 100 मीटर भी नेगेटिव लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोऑर्डिनेट फिक्स करना है, बाकी आपको कुछ रटने की जरूरत रूट 21 माइनस 1 अपॉन रूट 21 प्लस 1। नहीं। बेटा देखो जो भी वेरिएबल्स हैं, आपको मैंने साइन कन्वेंशन बताया था, घर पे जाके रिवाइज नहीं सर किया। मैं बस जी समझ गया ना, जी का तो पॉजिटिव वही मैं बोल रहा हूँ, साइन कन्वेंशन बताया था मैंने, क्या बताया था साइन कन्वेंशन, व्हाट वाज द साइन कन्वेंशन, ऊपर पॉजिटिव और लेफ्ट ऊपर पॉजिटिव और राइट में पॉजिटिव। मतलब नीचे नेगेटिव लेगा ना, हाँ। राइट में क्या लेगा पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या लेगा नेगेटिव। ध्यान समझो, एक ही चीज को 10 बार मत समझना ना, आईआईटी में जाकर तुम लोग राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या लेना है नेगेटिव। और आपको बताया नीचे की तरफ नेगेटिव मान रहा है, तो अर्थ किधर खींचती है चीजों को, तो जी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा ना, जी हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है ना, कि डाउन ऊपर भी लग जाता है कभी, ऐसा है तो नीचे की तरफ, तो जी को क्या लेना है नेगेटिव। सर सेकंड केस में सर पहले ये कैलकुलेट करना है कि सर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वी जीरो हो जाएगी, उसमें कितना टाइम लगेगा सर, फिर फाइनल हाइट से नीचे आने में टाइम। वो नहीं करना है जो तुम बता रहे हो, मजदूरी लग रहा है वो मेरे को, रूट 21 माइनस 1/2 सॉल्व ही नहीं करना है। इधर देखो आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से क्वेश्चन कर रहा फर्स्ट केस में रूट 21 माइनस 1। ठीक है, इसका आगे अच्छी बात है, बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। देखो जहां से फेक रहे तो क्या मान लेंगे, ओरिजिन। फर्स्ट केस का सॉल्व करना है, यहाँ ओरिजिन मान लिया, अभी बॉडी किधर जा रही है, नीचे की तरफ। तुमको ये पढ़ना है ना, बेसिस तो पढ़ा होगा, इस साइड क्या होता है बताओ, पॉजिटिव, इस साइड क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड क्या होता है, जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव होगा, पढ़ चुके हैं एक्स में भी, उसी को वाई में लगा रहे हैं। मैं केस 1 सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे। केस 1 में s बराबर क्या लगाएंगे, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। क्यों ये लगा रहे हैं, सबका रीजन बता दें, क्यों ये लगा रहे हैं, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट है। अरे यस और नो, s बताओ कितना होना चाहिए बेटा, -100 होगा, तो आप यहाँ में -100, u किधर रखोगे, -10 क्योंकि नीचे की तरफ है, बार बार कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। a किधर रखेंगे, नीचे की तरफ, तो -1/2 × 10 × t स्क्वायर, ये लिखा है मैंने, इसको सिंपलीफाई कर लो, कितना बनेगा, इधर सॉल्व करेंगे तो की मिलेगी रूट 21 माइनस, बोलो मत बीच में, इधर जाके 5t स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 10t माइनस क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या होगा 0। 5 को कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा 2t माइनस 2t माइनस 20 बराबर 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है सबको, रूट 21 माइनस 1। बिल्कुल ठीक, t को सॉल्व कर ले, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना हो गया 80 माइनस 4 80 हो सर जाएगा। अप्रोक्सीमेटली सर 3.5 आ रही है सर। तो आपको प्लस वाले वैल्यू लेनी है, टाइम नेगेटिव नहीं लेना है, तो प्लस कितना आ जाएगा ये बताओ 84 बाई के 2, कितनों का ये आ गया था पैच कर गया। ठीक, नाउ सॉल्व फॉर द सेकंड वन, सेकंड वन सॉल्व करो। सर इसमें h मैक्स निकाल के s निकाल लेना टोटल, वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस सर यहाँ पे उसको बस 2 सेकंड ज्यादा लगेंगे सर, उसको बस 2 सेकंड ज्यादा। आगे सर बस इसी को आप एक मेथड को पकड़ो है ना, बार-बार अलग-अलग दिमाग मत लगाओ। जैसे यहाँ पे फेक ओरिजिन मान लिया है ना, अभी ऊपर जाके नीचे जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, -100। बस u क्या लेंगे इसमें, पॉजिटिव, इसी से सॉल्व कर लोगे, u को क्या रखोगे पॉजिटिव, है ना। और तुमको वेरीफाई करना है, तो ये जो टाइम है प्लस 2u/g जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, एक ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ ट्राई टू सॉल्व द सेकंड वन। ये कोऑर्डिनेट्स देखो, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये पता नहीं 9th में जब पढ़ाते हैं तो क्या क्या बता देते हैं, कोई दिमाग में बैठा रहता है, थोड़ा उसको डिलीट करो ना। तो इसका बताओ सेकंड वाले का, सेकंड वाले का मैं यहाँ पे सॉल्व कर मैं बताता हूँ, तुम जो बचपन में पढ़े हो यहीं से सारी चीजें आती हैं। तो अगर आप सेकंड के लिए सकते हैं, सेम इक्वेशन हो जाएगी, बस इसमें -10 आ जाएगा। बिल्कुल, इस केस में क्या होगा +10 होगा ना मतलब वहां पे इक्वेशन में हाँ सर। अगर मैं इसमें वापस देखो s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, खुद से बताओ सब लोग s कितना लिखे बताओ, -100 पर जाके फिर नीचे जा रहा है, कितना आएगा
है ना? कोई दिक्कत किसी को? u क्या लिखोगे बताओ? प्लस 10t। आप यहाँ पे 10t माइनस g तो नीचे ही है, 10 इंटू क्या लिख दिया t स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, क्या मिलेगा? ये 5t स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हो गया 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100 बराबर क्या 0 हुआ नहीं हुआ? अब यहाँ से 5 को कॉमन निकालो, क्या बनेगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 20 बराबर 0। अब यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस t प्लस माइनस t का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस प्लस हो गया ना 80 हो गया, ये हो गया अपॉन 2 कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस रूट अंडर 84 बाय 2 प्लस वाले को 2 प्लस रूट अंडर 84 इसलिए इसको दैट विल बी द आंसर। तो आपको अगर वेरीफाई करना है इसमें अगर आप 2u/g को ऐड करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आया था ये आंसर कब का था? नीचे पे करे थे। और मैं बोलूं कि ये सेम ही सिचुएशन तो हो रहा है, पहले यहां पे लिखो फिर मैं और समझाता हूं। हो गया सर, क्लियर ये चीज? तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। सर मैंने 2u/g करके मतलब ऐड कर दिया। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो वहां से भी आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये सिचुएशन सेम ही बन रहा है ना, ये जब ऊपर से जब नीचे जा रहा होगा इसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पे आते वक्त? 10 मीटर पर सेकंड। यानी इसका जो आंसर आया था इसमें अगर मैं 2u/g को ऐड कर दूं तो क्या ही आ जाना चाहिए? बिल्कुल। तो ये जो आपका आंसर है इसमें आप 2u/g ऐड कर दो, वो सर इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। हां √21 - 1 हो जाएगा। वो तो ठीक है कर लेना, बस कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, है ना? ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत, अपवर्ड डाउनवर्ड ये सब जी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करने की जरूरत। आपको क्या करना है साइन कन्वेंशन मानना है, उस पे सवाल सॉल्व करना है। किन लोगों को बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है किसी को बताओ? नहीं है ना कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं मैं तो दोनों का रेस को निकाल लो। क्वेश्चन बताओ क्या एग्जांपल यार, रुक जाओ यार क्लास चल रही है, क्लास के बाद पूछेगा डाउट। हर एक बच्चा अपना अपना डाउट बताएगा, 30 डाउट बताऊंगा, क्लास कब होगी पूछ देना इस क्लास के बाद। वहाँ कहाँ पे पढ़ रहे थे इससे पहले आप? मतलब कौन सी जगह पे पढ़ते थे? 9th 10th क्लास में? हाँ अब अभी कोचिंग में आ गए हो और आगे जाओगे कॉलेज में, वहाँ पे भी ऐसे होते हैं। IIT कॉलेज में जाओगे बड़ी सी क्लासेस होती है, 250 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है काफी, है ना? ऐसे नहीं करते बीच में करते बीच, है ना? ठीक है बाद में पूछ लो डाउट के लिए, टाइम है उसके बाद डाउट क्लासेस भी लगती है, 4 बजे भी रुक सकते हो, मेरी क्लास खत्म होने के बाद डाउट पूछ सकते हो, है ना? तो क्लियर है ये चीज? आगे देख नेक्स्ट मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ। अगर मैं इसी में एक सवाल दूं कि 3 चीजें, 3 बॉल है, क्वेश्चन लिखो सिंपल सा लॉजिकल है ना। एक बॉल को अपन क्या कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप का मतलब क्या होता है 0, मतलब u क्या होता है 0। एक को अपन ऊपर फेंक रहे हैं u से, एक को अपन नीचे फेंक रहे हैं u से, तीनों का टाइम को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ज्यादा कम ऐसे, है ना? बना लो इसको, कमेंट ऑन देयर टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। फिर से देखो 3 बॉल बना लो, कॉपी करके लिखो सर। देयर आर 3 बॉल्स। एक बॉल को अपन ने ड्रॉप किया है, ड्रॉप का मतलब u जीरो है। एक को हमने किधर फेंका है ऊपर की तरफ, एक को हमने डाउनवर्ड फेंका है u की तरफ। तो मैं बिना सॉल्व किए बताना चाहता हूं कि इसका कुछ समय लगेगा ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के। तो इनके इसको मान लो ये कुछ समय लग रहा है t1, इसको कितना लग रहा है मान लो t2, इसको कितना लग रहा है t3। कौन सबसे बड़ा होगा फिर कौन क्या होगा, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। t2 सबसे छोटा, t3। देखो ध्यान से इस ये वाला देखो, इससे तो सर्टेनली ज्यादा होगा क्योंकि आने के बाद ये सेम सिचुएशन बन जाता है। किसको नो इन दोनों में किसको ज्यादा समय लग रहा होगा? इसको ज्यादा लग रहा होगा। अच्छा इसको ड्रॉप किया, इसको फेंक रहा है, तो किसमें किसको ज्यादा समय लगेगा? ठीक है तो कौन सा होना चाहिए सबसे ज्यादा समय? T2 सबसे ज्यादा होगा। ठीक उसके बाद T1 उसके बाद T3। लोग समझ में आ गया जो लिखा है कुछ कंफ्यूजन है बताओ कैसे तुम्हें आया समझ? देख एनालिसिस कर लो फिर कुछ। T1 और T3 है ना, एक चीज को आप ड्रॉप कर रहे हो सीख रहा है ना, एक को स्पीड से फेंक रहे हो, कौन ज्यादा तेजी में पहुंचेगा? ये वाला, इसका T3 T1 से क्या होगा कम होगा। और इसको देखो ये जाके सब में टॉप मोस्ट पॉइंट पे कर गया, क्या ये सेमी से समझ आया? यानी इसको अपन कुछ हाइट से गिरा रहे हैं, इसको और ज्यादा हाइट से गिरा रहे हैं, किसको ज्यादा समय लगेगा? चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। इसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ, इसमें एयर रेजिस्टेंस है। मान लो किसी बॉल को ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे हैं, देखो ये फिगर बना लो, एक बॉल को किधर फेंक रहे हैं? ऊपर की तरफ। और अभी तक हमने कोई एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर, एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? आप आगे जा रहे हो, एयर आप पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है,
लिख लो इसमें कि कंसीडर एयर रेजिस्टेंस, कंसीडर एयर रेजिस्टेंस। सर एयर रेजिस्टेंस मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। रेजिस्टेंस फोर्स होता है बेटा ना, वो फोर्स लग रहा है ना। अच्छा ठीक है। पहले कि कंसीडर एयर रेजिस्टेंस देन कमेंट ऑन द टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। देन कमेंट ऑन टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखो एयर रेजिस्टेंस इज द फोर्स opposing the velocity of the body. Air resistance is the force opposing the velocity of the body. बॉडी की वेलोसिटी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो पीछे पुश कर रहा है, ठीक है। तुमने एयर रेजिस्टेंस का एग्जांपल देखा होगा, ये अभी सुनीता विलियम्स आई थे ना, वो वहां से जब वो फ्लाइट नीचे आ रही थी, क्या वो फ्रिक्शन से पूरा काला हो गया है ना, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस, है ना। हीट प्रोड्यूस होती है उसमें काफी ज्यादा। Air resistance is the force Force due to the air which opposes the velocity of the body, which opposes the velocity of the body, तो बॉडी के वेलोसिटी को अपोज करता है। ट्राई करो चलो, बताओ सोच के। With the force opposing the वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा है, टाइम बाकी लोग इस पूरा सोच के बताएंगे। पहला आंसर आ रहा है टाइम ऑफ एसेंट ग्रेटर है किससे, टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट। ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए जो हवा की फोर्स लग रही है वो सेम होती है। नहीं हमने यहाँ पे मान लिया तुम गलती से। सर एयर रेजिस्टेंस तो दोनों तरफ लगेगा ना, आते हुए भी जाते हुए भी। हाँ बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैंने बोला ना अभी क्या लिखवाया तुमको, कॉपी करना है। कॉपी के अंदर क्या लिखवाया बेटा बताओ। Air resistance is the force opposing the velocity of the body. हाँ वेलोसिटी को क्या करता है, वो कोई डायरेक्शन। अपोज करता है। सर तो इसे टाइम परसेंट इक्वल टू टाइम परसेंट। हाँ सर सी बराबर। देखते हैं, चेक करते हैं। और कोई एनीवन एल्स हाँ ये सेम है। सर टाइम ऑफ डिस्टेंस ज्यादा होगा टाइम ऑफ डिस्टेंस से। देख लेते हैं, सब लोग सोच के बताएंगे। दूसरे में क्या लोग बता रहे हैं, टाइम ऑफ एसेंट सर सेम बराबर है टाइम ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मतलब v ऊपर है तो फोर्स नीचे लग रहा होगा, जब ये नीचे जा रहा है तो ऊपर लग रहा है। टाइम ऑफ डिसेंट फोर्स को आप कांस्टेंट मान सकते हो, है ना। सर टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा। टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा। देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन, यस सर, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा। टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। सर ऊपर जाके नीचे आने में टाइम पूछे आप। हाँ जाने, एसेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, और डिसेंट का मतलब जाना। बस दोनों के टाइम का बताना है कौन ज्यादा है कौन कम। एनीवन एल्स बताओ जी, आप बताओ। इक्वल कैसे इक्वल है, आपने क्या सोचा कैसे आया ये, मन में आ रहा था, लॉजिक होना चाहिए था। व्हाट वाज द रीजन? फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, तो मैथमेटिकली कैसे इसको बताएं? सर इक्वल लग रहा है मुझे अभी। क्या सेकंड ऑप्शन लग रही है TA इक्वल्स टू TD। TA इक्वल टू TD। हाँ सर मेरा थर्ड ऑप्शन आ रहा है, डिसेंट इज मोर। TD ग्रेटर था। और कोई बताओ चौथा ऑप्शन भी। चार ऑप्शन चौथा ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं सर, यही नहीं, अगर किसी का आ रहा हो सर चौथा ऑप्शन तो फिर नन ऑफ द अबव ही। चार ऑप्शन बन गए, तुम्हारी गलतियों से ही ऑप्शन टाइम पहला। तुम बताओ क्या है, तो टाइम को बहुत सारा चाहिए। अब आप इधर देखो, बातचीत मत करो, यार देखो बस पाना चाहिए। इधर देख, जब आपने इसको ऊपर फेंका है, सुन लो आपस में, ऊपर फेंका है इस पे mg क्या नीचे लग रहा है, और एयर फोर्स भी क्या नीचे की तरफ लग रहा है, यस और नो। तो नेट जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या है, g प्लस, मैं बोल सकता हूँ सम कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन होता क्या है, फोर्स बाय मास, है ना। तो अगर तुम एक्सेलरेशन लिखोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, mg लग रहा है, साथ में फोर्स भी लग रहा है, इसको मास से डिवाइड कर दो, यही होता है सब। इसको आप mg से m से डिवाइड हो क्या होता है, g प्लस f by m को अपन c बोल सकते हैं, उस कांस्टेंट वैल्यू है, बोल सकते हैं ना। तो एक्सेलरेशन g प्लस c, ऊपर जाते समय a नीचे की तरफ है और उसकी वैल्यू कितनी है, g प्लस c। ये क्लियर है क्या सबको? लेकिन सर नीचे आते हुए g माइनस c हो जाएगा। मैं बता दूं, क्लियर है चीज, g प्लस c। अच्छा जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ध्यान से ना, उस केस में फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, और mg क्या नीचे लग रहा है। इस केस में जो नया a डैश होगा वो क्या होगा, g माइनस c।
हुआ ना, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? तो अभी पड़ा है वेक्टर अपोजिट में है, तो कट जाएंगे, मगर से बात एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, तो नेट कितना बचा? mg माइनस f। तो अगर आप mg माइनस f बाई m करोगे क्या बचेगा? g माइनस, क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? तो ऊपर वाले केस में क्या? ये लिखा है g प्लस, है ना, और नीचे जब जा रहा है कितना हो गया? g माइनस। ये क्लियर है क्या सबको? और इसकी डायरेक्शन किधर होगी आपका? नीचे की तरफ, है ना। तो मैं यहाँ पे टाइम ऑफ एसेट मैंने आपको क्या सिखाया था? u अपॉन क्या g लिखते थे, तो g की जगह पे आप क्या लिखोगे अभी? g प्लस a, और टाइम ऑफ डिसेंट क्या लिखोगे बताओ? u अपॉन क्या हो जाएगा? g माइनस प्लस g इफेक्टिव कितना हो गया बेटा बताओ? ऊपर जाते हो g प्लस c हो गया ना, g प्लस c लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? g माइनस। अभी क्लियर है क्या? g प्लस c। अब इनमें देखो ध्यान सुनना, दोनों का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो सेम है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगी? कम। इसका कम है तो क्या ज्यादा होगा? तो t ऑफ d क्या होगा तुम्हारा? ग्रेटर देन t ऑफ। ये लोगों को समझ में आया ये चीज? पूरा देख लो ध्यान से, नहीं आया बताना, वापस बता दो। t ऑफ d किसने बताया था? t ऑफ d ग्रेटर देन t ऑफ x। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन है। सर मैंने बताया था, मैंने नाम क्या है तुम्हारा? नैतिक। सर तो ये क्या है? हाँ, वन बाय। मैंने ये लोगों को समझ में आ गया जो भी बताया? सर थर्ड ऑप्शन सर हाँ, थर्ड नहीं आया। आगे किसको नहीं आया? वन बाय वन। हाँ, एक्सक्यूज में सर, फिर से बता दो सर। g प्लस c g माइनस c कैसा है? ये ना, पहले अगर अपन एयर रेजिस्टेंस को नहीं ले रहे थे बेटा, थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो पहले केस में जब बॉल को आप ऊपर फेंक रहे थे तो ग्रेविटी के नीचे लग रही थी, तो फोर्स कितना लग रहा था उसमें? mg। ये तो जानते हो mg लगता है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? फोर्स अपॉन मास, mg को मास से डिवाइड करो, कितना होगा? g। ये कब होता था? जब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है बेटा? एयर रेजिस्टेंस होता है। तो जब आप मान लो कोई चीज ऊपर फेंक रहे हो और एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लग रहा है, तो mg जिधर है उधर ही क्या रेजिस्टेंस भी लग रहा है, तो फोर्स का बढ़ जाएगा। फोर्स कितना होगा बताओ? mg प्लस फोर्स अपॉन मास। ये f क्या लिखा है मैंने? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। कितना में पता नहीं, मान लो अननोन f कुछ लग रहा है ना, तो a की वैल्यू कितनी होगी? g प्लस f बाई m को मैंने c बोल दिया, कोई कांस्टेंट बोल दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, कमेंट करना है कौन बड़ा कौन छोटा। तो पहले केस में जो एक्सेलरेशन आया कितना है? g प्लस c। ये समझ में आया कैसे आया? फोर्स किधर लग रहा था? mg नीचे लग रहा था, और फोर्स एयर रेजिस्टेंस किधर लग रहा है? वो भी नीचे लग रहा था। तो नेट फोर्स कितना हो गया? बोलो यार, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, दोनों जुड़ेंगे ना बेटा। वो नहीं, फोर्स मैं पूछ रहा हूँ, फोर्स कितना लगेगा? तो F नीचे की तरफ लग रहा है। तुम लोग ऐसे मतलब ये बैच करो, सफलिंग वफलिंग हुआ है या ऐसे रैंडम सब लोग आ गए? अलग अलग बच्चों का अलग अलग लेवल है। ये ए समझ में आया क्या मैंने बोला? mg किधर लग रहा है बताओ? नीचे। फोर्स भी किधर लग रहा है? नीचे। दोनों को जोड़ेगा क्या बना? mg प्लस f। सो मास से डिवाइड कर दे, क्या बनेगा? mg से m गायब हो गया, तो g प्लस f बाई c बना, f बाई m बना। f बाई m को मैंने कांस्टेंट बोल दिया, कोई वैल्यू होगी समझने के लिए। a क्या आ गया? पहले केस में जो ऊपर जा रहा था तो g प्लस c, जब वो नीचे आ रहा था तो mg किधर लग रहा था? नीचे की तरफ। फोर्स अब किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। दो वेक्टर के ऑपोजिट हो गए तो घट जाएंगे। कितना होगा नेट फोर्स? mg फोर्स बोल रहा हूं, mg माइनस f, उसको m से डिवाइड कर दिया, क्या मिल जाएगा? g माइनस c। अब टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा है, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? u बाई g लिखते थे, अब g की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? g प्लस। सेकंड केस में क्या लिखना पड़ेगा? g माइनस c। अब देखो दो वैल्यू है, न्यूमरेटर सेम है, तो फ्रैक्शन पे कमेंट कैसे करते हैं? डेनोमिनेटर से। तो पहले केस में कौन बड़ा है? डेनोमिनेटर बड़ा है ना, g प्लस c, तो वैल्यू क्या होगी? छोटी हो जाएगी। तो t ऑफ d क्या होगा तुम्हारा? ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू t ऑफ a। क्लियर है क्या? ऐसे सवालों को पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। मैंने ऐसे करा था कि हाँ। ऊपर जाते हुए तो कितनी भी वेलोसिटी दे दो पार्टिकल को, लेकिन नीचे आते हुए टर्मिनल वेलोसिटी पे आएगा। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब सर एक सर्टेन टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है बताओ? कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो एक पार्टिकल अटेन कर सकता है फ्री फॉल। टर्मिनल का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को आप फेंक रहे हो है ना, आफ्टर सम टाइम एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, उसी से वो चलता है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगी, ये चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ग्राउंड से टकराएगा उस समय कुछ वेलोसिटी होगी, उसको टर्मिनल नहीं बोलते। फाइनल टॉप पे होगी। टर्मिनल का मतलब जैसे किसी बॉल को तुमने लिक्विड में डाला, कुछ समय तो उसमें फोर्स लगता है, आफ्टर सम टाइम वो कांस्टेंट v से चलता है,
कांस्टेंट v को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। रेजिस्टेंस की वजह से होता है। हाँ, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी और जब ग्राउंड पे टकराएगा, क्योंकि अपोजिट में लग रहा है ना बेटा, एक मोमेंट आएगा जब दोनों फोर्स बराबर हो गए और एक्सेलरेशन 0 हो गया, उस केस में टर्मिनल आएगा। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि ग्राउंड से टकराते होता है, अब नहीं, टर्मिनल कब आएगा, हो सकता है काफी हाइट से फेंक रहे हैं और एयर रेजिस्टेंस वेरिएबल है, उस केस में आ सकता है। यहाँ पे हमने mg के बराबर लिया, समझा मैंने क्या बोला, टर्मिनल कब आएगा बताओ, जब एयर रेजिस्टेंस वेरिएबल कांस्टेंट नहीं हो, mg नीचे लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, मान लो फोर्स बढ़ते बढ़ते mg के बराबर हो गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0, नेट फोर्स 0 हो गया तो a 0 हो गया, उसके बाद v में कोई चेंज, उसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल। यहाँ पे फोर्स हमने कांस्टेंट माना है, इसमें नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि फोर्स हम कांस्टेंट ले रहे हैं। टर्मिनल का मतलब अपन फोर्स को वेरिएबल ले, ठीक है, क्लियर है ये चीज, पक्का किलो को समझ में आ गया ये चीज। सर ये डाउट है, हाँ बोल ऊपर बैठते वक्त जो मतलब u बाय माइनस u नहीं हो जाएगा, जैसे v माइनस u इक्वल at हो गया, तो v अगर 0 होगा तो माइनस u बाय t नहीं होगा, a भी तो नेगेटिव लिखेगा बेटा, मतलब असल में ये माइनस u बाय माइनस c है, a है तो u माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो u बाई। आप एक चीज को कोऑर्डिनेट समझ गए ना, तो कितना भी केस हो कर लोगे, प्लस माइनस ध्यान रखना, सब अपने आप ऑटोमेटिकली आपको आंसर दे देगा, अदरवाइज हर एक सवाल आपको रटना पड़ेगा, t माइनस, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़, क्लियर है क्या ये सबको, यस सर। बता देना ये समझ में आया सबको। चल फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ग्राफ पे ना, तो आप लिखो प्रॉब्लम्स ऑन ग्राफ। ध्यान दो सुनना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ग्राफ वाले मिलेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू कर रहे हैं, ग्राफ। तो अगर मान लो किसी चीज का तुम ग्राफ देखते हो, तो ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, ग्राफ क्यों बनाते हैं, एनीवन आप बताओ। सर दो चीजों के बीच का रिलेशन दिखाने के लिए, दो चीजों के बीच का रिश्ता इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं, तो ग्राफ बनाने की क्यों जरूरत है, मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। ग्राफ केवल मोशन में जरूरी नहीं है, ग्राफ तो किसी भी चीज का हो सकता है। सर दो क्वांटिटीज के बीच में सर रिलेशन दिखाने का। आप ग्राफ दो से क्वांटिटीज के बीच जो पैटर्न बनता है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑब्जर्व करने का। दूसरी क्वांटिटी चेंज होने पर कैसे चेंज होगा, क्या क्या क्या, नेक्स्ट क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी चेंज होने पर कैसे चेंज होगा, तो इक्वेशन भी बता देते हैं, जैसे y बराबर mx प्लस c लिख दिया, उसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफ से बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग क्या हाँ बोल सकते हैं। ग्राफ से क्या है ना, इसने सही बोला थोड़ा, ग्राफ से क्या है कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को छोटे से विजुअल से देख सकते हो, इसीलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। भाई मान लो एक पेज पे कोई कहानी है, उसको मैं ग्राफिकली आपको एक छोटा सा विजुअल बना दूं, मासा को समझ में आएगा क्या हो रहा है ना, इसलिए अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ में देखो, ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या होता है, या तो आपको कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन पता हो, क्या पता हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन पता हो। इधर आप क्या नाम है तुम्हारा, फोटो वहां से, हाँ ये बता दो फर्स्ट में, जल्दी आ जाओ। और मेरी क्लास में साथ में मत बैठना, तुम भी आ जाओ, इधर बैठ, इधर बैठ जल्दी। हाँ तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं बेटा, ध्यान सुनना, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर कोई डाउट होगा तो आप बताओ। सबसे पहले जैसे मान लो y बराबर mx प्लस c, पता नहीं मैथ में पढ़ा नहीं आपने, बेसिक मैथ में y बराबर mx प्लस c, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन को बताता है, किसको बताता है, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख लेना, ये स्ट्रेट लाइन को बताता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये किसको बताएगा बेटा, सर्कल। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है आपका x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किसको बताता है, एलिप्स। किसको बताता है, एलिप्स समझते हो सब लोग, ये बताता है आपको एलिप्स को, नहीं पता, नहीं बताता हूँ बताता हूँ। जैसे इस तरह का कोई शेप बना लिए, मैथ्स में आगे पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक बार समझो कि ये हो गया और ये क्या हो गया, इसको एलिप्स बोलते हैं। अब देखो सर्कल का मतलब कैसा बन गया, सर्कल में हर एक डिस्टेंस कितना डिस्टेंस होता है, कांस्टेंट होता है। अब बोलो सर्कल को पचका दिया तो ऐसा, देखो ए और बी सेम हो गया, मान लो ए और बी सेम हो गया तो कैसा बन जाएगा, अरे है ना, मैं बोल सकता हूँ सर्कल एलिप्स का एक स्पेशल केस सर्कल है, क्या है ना, इसमें ए और बी क्या होता है, सेम होता है। अभी बस तुम्हें ये जानना है कि इक्वेशन का मतलब क्या है। अच्छा आगे अगर मैं लिख दूं y स्क्वायर बराबर 4ax, ये होता है पैराबोला, क्या होता है, पैराबोला। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिख दूं xy बराबर कांस्टेंट, ये होता है आपका हाइपरबोला, क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपर। ये बना लो थोड़ा सा, बस आपको नाम जानना है,
जरूरी नहीं कि सबका यूज आने वाला है यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिखो पहले इनको, फिर मैं आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है। सर जो फर्स्ट आपने स्ट्रेट लाइन का बताया वो ओरिजिन से नहीं होगी क्या? नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन कहीं से भी खींच सकते हैं। m यहाँ पे स्लोप है, c यहाँ पे कांस्टेंट इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। हाँ बिल्कुल। सर स्टैंडर्ड के बाद क्या लिखना है? मैं अभी ये लिखो, फिर मैं समझाता हूँ अपन जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ताकि तुम्हें ग्राफ को कैसा भी सवाल सॉल्व कर सको। लिखो आराम से, फिर मैं जो बताऊँ उसको फॉलो कर। सर पैराबोला वाली इक्वेशन में क्या लिखा है आपने, दिख नहीं रहा। फर्स्ट में लिख लो y बराबर mx प्लस b, ये स्ट्रेट लाइन को बताता है। किसको बताता है? स्ट्रेट लाइन। इसका फिगर बना लो, स्ट्रेट लाइन। सर पैराबोला वाला पूछ रहा हूँ। अरे यही तो पहला है यार, कोई भी लिख ले, क्या दिक्कत है? नंबरिंग सर पहला नहीं, पैराबोला। तो पैराबोला पैराबोला में क्या बोला है, मतलब कैसा बनेगा? नहीं सर, वो इक्वेशन क्या लिखी है आपने? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हाँ अब ठीक है, राइटिंग समझ नहीं आ रही थी आपकी। 4a क्या है? कांस्टेंट। तो लिख लो सब मत में। डिफरेंशियल पढ़ लिया ना सबने, इंटीग्रेशन भी ये कुछ प्री रिक्विजिट है, पढ़ लेना, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा आगे, है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी क्लियर है। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ और यस और नो इनका यूज कैसे? बताता हूँ। पैराबोला ये वाला अच्छा, पैराबोला ये है ना। ऊपर जो बनाया है पैराबोला मैंने बनाया नहीं, इसका माइंडर बनाया तरीके जो बनता है पैराबोला। ये इसको कनेक्ट कर रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4a। ग्राफ किसका होता है? यहाँ पे कौन सी एक्सिस होती है? y। y क्या बता रहा है? हाँ बेटा, ये कांस्टेंट होता है। हाँ 4a कांस्टेंट है। वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, अभी आप लिखो इसको समझने के लिए। तीसरा कौन सा? बना लिया, ये बना लिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स वाई बराबर कांस्टेंट को बोलते हैं ना। इसका ग्राफ थोड़ा बड़े में बना। y लिख लो, x लिख लो। इंफिनिटी है ना? हाँ इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है ना। स्ट्रेट लाइन समझ में आया? अगर y बराबर mx प्लस c है तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या लगेगा, कैसा ग्राफ होना चाहिए? जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल में बताऊं कि v माइनस u बराबर 80 होता है, ठीक है बेटा। तो v बराबर क्या लिख दिया आपने? u प्लस 80। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं जिसमें v को y एक्सिस पे रखूं और टाइम को x पे रखूं, तो ये कैसा ग्राफ बन जाएगा? सर ये हो जाएगा देखो v को अपन ने y एक्सिस पे रख दिया, u तुम्हारा क्या कांस्टेंट था, a तुम्हारा क्या स्लोप है और t क्या थोड़ा x है। कैसा ग्राफ बन रहा है? y बराबर mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन बनेगा। सर दिख नहीं रहा वो लास्ट, क्या सर लास्ट का दिख नहीं रहा। लिख नहीं रहा है? एक बार लिख लो फिर समझाता हूं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। वापस बताता हूं, लिख लिया पूरा? ये y square is equal to 4ax 4q। क्या बोल रहे हो? 1 by 1 बोलो। हाँ सिर्फ y square is equal to 4ax हाँ 4q। 4q लिख। इक्वेशन है यार, लेटेस्ट सेक्शन आता है, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, बस इतना समझो y स्क्वायर वगैरह सब कांस्टेंट टू x लिख दिया। किसका ग्राफ बनाना है? पैराबोला। हाँ तुम क्या बोल रहे हो बताओ? ये बाय सी ये समझ नहीं आया? बच्चे ने बोला कि देखो ये y बराबर mx प्लस c, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये है ना। जैसे मान लो कोई फिजिक्स में कोई इक्वेशन आ गया तुम्हारे पास, जरूरी नहीं यही आएगा, आगे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिसमें अलग अलग इक्वेशंस आ गए। जैसे v माइनस u बराबर 80 है, हम क्या लिख सकते हैं? v बराबर u प्लस 80। अगर तुम्हें कोई बोल दे v और t में ग्राफ बनाओ, वो जिस क्वांटिटी को आप y एक्सिस पे रखते हो उसको आप मान लो ये y रख दिया। u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, वो कांस्टेंट होती है तो हमने इसको कांस्टेंट बोल दिया। और t हमने x एक्सिस पे रखा है, हमने यहाँ पे t बोल दिया। a भी क्या लिखा होता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, a को हमने m मान लिया। तो ग्राफ कैसा दिखा तुम्हें? y बराबर mx प्लस c। हमें क्या पता चला? इसका अगर मैं बोलूं v और t का ग्राफ बनाओ तो कैसा बन जाएगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है क्या?
अगर तुम्हें कोई भी क्वांटिटी y पे है और कुछ क्वांटिटी x पे है, उसका कोई इस तरीके का रिलेशन आ रहा है y बराबर mx प्लस c, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अगर इस टाइप का इक्वेशन आ रहा है तो सर्कल बना देंगे, ऐसा बन रहा है तो इलिप्स बना देंगे, वैसा आ रहा है तो पैराबोला बना देंगे। x y बराबर कांस्टेंट आ रहा है, मतलब समझ में आया क्या कहानी है? वैसे कोई भी क्वांटिटी जो y पे है और कुछ क्वांटिटी x पे है, अगर आप इस फॉर्म में इक्वेशन निकालते हो, तुम्हें कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, आपको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है तो ग्राफ फट से प्लॉट कर लो। क्लियर है? मेरी बात समझ में आया क्या सबको? कोई दिक्कत किसी को? इसलिए आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दिमाग में होनी चाहिए। करेक्ट? पहला चीज। अच्छा, दूसरा, अगर मान लो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं मिलता है तो उसके लिए भी आगे मैं बताऊंगा अलग अलग तरीके होते हैं। एक बार आपको डिफरेंशिएशन करके निकालना पड़ता है कहां पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर देखना पड़ता है जीरो पे कौन सी वैल्यू हो रही है, इंफिनिटी पे कौन सी हो रही है, फिर आप उसको फ्री हैंड से जोड़ते हैं। ठीक है? जैसे मान लो ये बता लिया सबने। मान लो ऐसा कोई इक्वेशन नहीं मिल रहा, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं मिल रहा, तो ग्राफ कैसे बनाओगे? तो आपको तीन चीजें चेक करनी होगी, लिख लेना एक कॉपी के अंदर। इफ ग्राफ is not of a standard form, graph is not of a standard form, तो ग्राफ मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है बेटा? ऐसे मान लो मैं कोई सा भी अपने मन से ऐसा कुछ लिख दिया, y बराबर cx r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/, ऐसा कोई मैंने फंक्शन लिख दिया, है ना? थोड़ा सा समझ हो जाओगे तो इजी लगेगा। y बराबर कर लीजिए, इस फॉर्म में लिख दो। हमने जो भी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाया है उसमें ये मैच कर रहा है क्या? कोई भी जनरल मैंने लिख दिया है, नहीं है ना स्टैंडर्ड। तो जब भी कुछ ऐसा आ जाए जो आपका कोई भी स्टैंडर्ड ना हो, तो आपको तीन चीजें चेक करनी है। तीन चीजें क्या चेक करनी है? अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y की कौन सी वैल्यू आएगी? ठीक है बेटा? फिर चेक करना, अगर मैं x को इनफाइनाइट रखूंगा तो y की कौन सी वैल्यू आएगी? ग्राफ कैसे बनाते हो? बचपन में कैसे बनाते ग्राफ? एक वैल्यू रखते ऐसा लिखते थे ना बेटा, तुम थोड़ा बहुत पढ़े हो 9th 10th क्लास में। तो यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ पे x रख दिया, y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू पुट करते जाओ। इसको आप ऐसे कोऑर्डिनेट पे रखते थे, याद है क्या? यहाँ प्लॉट करते थे, इसको ऐसे लाइन से ज्वाइन करते थे, ऐसे बनता था ग्राफ। ये लोग जानते हैं, ऐसे 9th 10th में पढ़ा हो, ग्राफ प्लॉट कर क्या करते थे उसमें, आपको इक्वेशन नहीं पता तो x की अलग-अलग वैल्यू निकालो, y की अलग-अलग वैल्यू निकालो, फिर इसको कोऑर्डिनेट मान लो, इसको ज्वाइन कर लो, क्या वो ग्राफ हो जाता है? वही काम कर रहे हैं। अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन ना पता हो तो आपको x की वैल्यू रख के चेक करनी है। जैसे मान लो x बराबर 0 पे 0 आ रहा है, कहीं यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो ग्राफ कैसा बना देंगे? फ्री हैंड से। बात समझ में आई? पहली बात कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो मैंने आपको तरीके बता दिए कैसे प्लॉट करते हैं। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू निकालो, उसको प्लॉट करो, फिर उसको फ्री हैंड से ज्वाइन करो। ठीक है? लिख लो इस चीज को। इफ लिख लिया था ना कि क्या लिखा था? ग्राफ इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, देन find out the value of y, find out the value of y for different x, find out the value of y for different x, then join these points, then join the x की वैल्यू क्या क्या रखनी है? x 0 रखनी है, join these points, then join these points by free hand, and by free hand, then we will get the graph. तो जनरली आपको तीन वैल्यू रखनी पड़ेगी, जनरली बोलते हैं। ज्यादा एक्यूरेट के लिए बहुत सारे वैल्यू निकालने पड़ेंगे, लेकिन जनरली अगर रफ ग्राफ बनाना है तो हमें कौन कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए? एक बार x बराबर 0 रख दो, जैसे लिख लो 3 वैल्यूज क्या क्या होंगे? x बराबर 0 पे फाइंड आउट कर लो y की वैल्यू क्या है। एक ले लो x बराबर इंफिनिटी पे कितनी वैल्यू आ रही है, इंफिनिटी मतलब लार्जर वैल्यू है ना। और एक जगह देख लो कहां पे वो मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया सब लोगों ने? नहीं पढ़ा तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते कैसे हैं? मतलब ये जो इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं। मैथ में पढ़ा था डिफरेंशिएशन? मैथ्स पढ़ाया ना डिफरेंशिएशन? मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ा है? तो ये तो है उसमें मैक्सिमम मिनिमम का मतलब जो ये y एज ए फंक्शन ऑफ x है, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के टर्म में, इसको 0 के बराबर रख दो, तो वहां से जो x वैल्यू आएगी वो बताएगा कि किस x पे y मैक्सिमम हो। तो y बराबर लिखा ना cx अपॉन समथिंग, तो dy by dx निकाल लोगे सब लोग। dy by dx को 0 के बराबर कर दो, है ना, तो वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। दैट x विल गिव यू y कहां पे मैक्सिमम। क्लियर है? यहां तक नॉर्मल सी बात। मिनिमा के लिए भी वही dy by dx को 0 कर दो और एक बार डबल डिफरेंशियल करके चेक करना पड़ता है। ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होता है, लेस देन 0 तो मैक्सिमम होता है।
छोड़ो अभी आप इतना के लिए रख लो, अभी इसका इतना यूज नहीं आ रहा। क्लियर है ये चीज? अगर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन ना हो तो क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू को चेक करेंगे बताओ, कौन कौन सी चीजें बताएं? जीरो पे, इंफिनिटी पे, और एक देखना है कहां पे मैक्सिमम हो, और इसको क्या करेंगे फ्री हैंड से जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है याद है? हाँ, जैसे इसको मैक्सिमम का कैसे चेक करते हैं, आपको क्या करना है dy by dx कर लो, जीरो के बराबर कर दो, तो यहाँ से तुम्हें ये x मिलेगा जहाँ पे y या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, वो चेक करना। और मैक्सिमम कैसे करना है इसको और डिफरेंशिएट कर दो, कैसे कर दो और डिफरेंशिएट कर दो, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा वो मिनिमम, और अगर d2y और dx स्क्वायर लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम। आप लिख सकते हो, ये मैथमेटिकल रूल है, ठीक है? तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है क्या बेटा? अभी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती कहां पे कांस्टेंट डिफरेंशिएट होगी तो कुछ होगा ना पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू देखनी है मैक्सिमम। हां कांस्टेंट देखनी है, अगर प्लस वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव हो गया, डबल माइनस डिफरेंशिएशन करके x को हां पुट करेगा ना। किधर ये चीज तीन चीजें तो भाई डिफरेंशिएट करके वो मतलब x की वैल्यू निकालनी है ना, 0 के इक्वल पुट करके। भाई तो मैंने बोर्ड पे लिखा है बेटा, कुछ अलग लिखा है कि आपने ये क्यों लिखा है डबल डिफरेंशिएट? जिसको x की वैल्यू निकालेगा ना तो वहां पे दोनों दो जैसे वैल्यू आ रही है तुम्हारी है ना, अब उस पे वो या तो मैक्सिमम हो सकता है या क्या हो सकता है मिनिमम हो सकता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कहां पे मैक्सिमम है, उसके लिए डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मान लो कोई ग्राफ बना रहा है ऐसे, इस तरीके का ग्राफ बनाया ना, तो ये जो डिफरेंशिएट करके जीरो करेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है मिनिमम भी हो सकती है, ये अलग टॉपिक है, पता नहीं क्यों नहीं कराया, आप एक बार पढ़ लेना या मैं बता दूंगा कल। तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इसके लिए आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा? और दोबारा डिफरेंशिएट करके अगर ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मिनिमम होगी, और अगर लेस देन 0 आ रही है तो क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है? ये क्वेश्चन करा दो क्या इस पे? चलो लिख दो, क्वेश्चन लिख लो। Find out the maximum or minimum value. Find out the maximum or minimum value of the equation y is equal to 3x square plus 4x plus 2. Find out the maximum and minimum value of y is equal to 3x square plus 4x plus 2. Math क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने? अभी नहीं पढ़ा, अभी आए हो, वहां पे भी सिखाएंगे आपको कैसा। डबल डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू 0 आ जाए तो वो मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा? नहीं, उसके बाद फिर ट्रिपल चेक करना पड़ेगा, इतना नहीं आया तुम्हें फिजिक्स में, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करो। अभी जैसे मैं सवाल दिया y करने दो बाकी लोगों को भी, आप लोग जल्दी बोलते हो बाकी लोग प्रेशर में आ जाते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता, परेशान होते हैं। पूरा सॉल्व करेंगे सब लोग अपना आंसर बताएंगे। जो मैंने तरीका बताया बोर्ड पे आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सर मिनिमम आएगा -2, ठीक है सर, चेक करते हैं सर -2/3 सब भूल गया तो पढ़ क्या हो गया आगे कहाँ पे आ रहा है, कितनी आ रही है मिनिमम वैल्यू? -2/3 मिनिमम है, ठीक है? तो आप इधर देखो क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट करके किसके बराबर रखना है 0 पे, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, इसको डिफरेंशिएट कर दो dy by dx कितना आएगा बेटा बताओ, 6x प्लस 4, इसको 0 के बराबर कर दिया, यहाँ से जब आप x निकालोगे कितना आएगा -4/6, कितना हो गया ये -2/3। अब -2/3 पे मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम, हमें पता नहीं है, तो आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे इसको बोलते हैं d2y/dx स्क्वायर, दोबारा करेंगे कितना बचेगा बताओ 6, 6 का ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस x पे क्या होगा मिनिमम वैल्यू, क्या होगी मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, हमें क्या इस x को इस पे रखना पड़ेगा, ये सुनो सवाल में ये तो क्या बता रहा है इस x पे मिनिमम होगी, लेकिन सवाल में मैंने क्या पूछा था वैल्यू बताओ, कैसे यहाँ वापस रखना पड़ेगा, तो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी होगी बताओ, y की वैल्यू मिनिमम होगी कितनी होगी 3, x को क्या रख रहे -2/3 का स्क्वायर
प्लस 4 x की वैल्यू क्या रख दे -2/3 प्लस 2 दैट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देख लो आराम से, कोई दिक्कत है बताओ। +2/3 जो भी आ रहा है समझ में आया। तो मिनिमम वैल्यू अगर मैं पूछूं कि 6% में कहां पे होगा तो -2/3 पे कितनी होगी, कभी सॉल्व किया 2/3 समझ में आया कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। मैक्सिमम कैसे निकालें? क्या बेटा मैक्सिमम कैसे निकालें? इसमें मैक्सिमम नहीं होगी क्योंकि ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इंफिनिटी पे चली जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। इसमें मिनिमम वैल्यू आ रही है, यस और नो। ये लोग समझ में आया कहानी। सर हमें जो इक्वेशन दी जाएगी उसका या तो हम मिनिमम निकाल सकते हैं या मैक्सिमम निकाल सकते हैं ना, दोनों तो नहीं निकाल सकते। डिपेंड करेगा बेटा क्वेश्चन में, हमेशा हमेशा नहीं बोला है मैंने, लेकिन आपके लिए जो होगा आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। फिजिक्स में इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके सर। आगे पढ़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे पूरी कहानी तुम्हें सिखाएंगे कि वर्टेक्स कहां पे आता है, कहां पे होगा, और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। सर एक बार ग्राफ पे बताना कि -2/3 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे हो सकती है। क्या ऐसा बना दे एक यार, बार ग्राफ से समझाना कि -2/3 या मैक्सिमम मिनिमम कैसे। यहाँ पे दिखेगी मिनिमम ऐसे, देख लिया विजुअल, -2 ठीक है। समझ में आया कुछ, मतलब आपको चेक कैसे करना है समझ में आया। पहले क्या करना है बताओ, डिफरेंशिएट, उसके क्या करना है, वो एक्स निकालनी है जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, फिर इसको इस तरीके से चेक करेंगे। क्लियर है चीज। तो आपको अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रहा है तो क्या मैंने 3 चीजें बताई। सबसे पहले क्या करना है, x बराबर 0 पे देख लो कहां पे वैल्यू आ रही है, एक बार देख लो कहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और फिर इनफाइनाइट पे किसको अप्रोच कर रहा है, फिर इनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, यू विल गेट द एप्रोक्सीमेट ग्राफ। क्लियर है चीज। वो दिक्कत किसी को। चलो अब अपन बात करते हैं डिस्कशन ऑन ग्राफ। तो ग्राफ में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके बारे में देखते हैं, ध्यान से सुनो। तो कोई भी अगर ग्राफ प्लॉटेड है y वर्सेस x, y पे कुछ भी हो सकता है, x पे भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे y और x है और ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया हमने, है ना, ध्यान सुनो। तो इसमें 2 चीजें होती है इंफॉर्मेशन जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाए। पहला होता है जैसे इस पे कोई भी हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, क्या होगी टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है कितना होता है, tan थीटा, यस और नो। ये क्या होता है आपका dy/dx। तो 2 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एक तो ग्राफ का स्लोप और दूसरा ये ग्राफ कुछ एरिया बना रहा है, यस और नो। तो अगर मैं बोलूं स्लोप बोलूंगा यानी आपको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, ये पढ़ाया हुआ मस्त। अगर मैं इसका एरिया निकालना है तो एरिया को कैसे करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। क्लियर है क्या, ये लिख लो 2 इंफॉर्मेशन। तो ऐसे आपको किसी भी ग्राफ से 2 चीजें निकालनी होती है, एक क्या होता है इंपॉर्टेंट स्लोप, दूसरा क्या होता है उसका एरिया। तो ये 2 चीजें आपको दिमाग में रखना है और यही 2 चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो dy/dx क्या बता रहा होगा, क्या समझोगे, उस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट, उसका क्या निकालना है, स्लोप, और एरिया कैसे देगा, y dx, ठीक है। तो ग्राफ किसी भी 2 क्वांटिटी के बीच में पर प्लॉट कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं, xt, vt और at ग्राफ जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। ग्राफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कौन सा अपन देखने वाले हैं, xt, vt और at ग्राफ। चलो मैं जिसे पूछूंगा वही बताएगा, लिख ये दोनों चीजें। हाँ ज्यादा तेज तो नहीं, स्पीड, फिर उदास क्यों बैठे हो, समझ में आ रहा है कैसे होगा। यस सर। ओके, तो हम 3 टाइप के ग्राफ का इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। ग्राफ कुछ भी हो सकता है, एक तो हम लेंगे xt ग्राफ, xt मतलब याद है ना पोजीशन टाइम ग्राफ। एक क्या ले रहे हैं, vt ग्राफ, और एक ले रहे हैं अपन at ग्राफ। अब ध्यान सुनना, मैं जब आपसे पूछूंगा आपको बताना। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कुछ xt ग्राफ ऐसा कुछ जनरल सा बना दिया, है ना। अगर मैं आपसे कोई पूछे इस ग्राफ का स्लोप, हमें कौन सा इंफॉर्मेशन देगा, ग्राफ का स्लोप कौन सा इंफॉर्मेशन देगा, हाँ कैसे पता चला, y पे क्या है, x है, और x पे क्या है, t है। तो dy/dx क्या बन जाएगा यहाँ पे, dx/dt, और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। यानी xt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। ऐसा कोई भी ग्राफ होगा पता कर लो स्लोप क्या दे रहा है, देखो कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस दोनों क्या होता है, सेम होता है। एवरेज का मैंने समझा दिया था क्लास में, एवरेज और स्पीड में क्या डिफरेंस है वेलोसिटी में। तो आप लिख लो पहला कि क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। सर इसमें इंस्टेंटेनियस नहीं निकलेगी ना, इसमें तो वो निकलेगी हमारी एवरेज।
चुप हो जाओ मैंने अभी क्या बताया, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस का होता है सेम होता है। तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी मिल रही है आपको? इंस्टेंटेनियस। देखो आपको कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज नहीं देते हैं ना, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इस पॉइंट पे ये क्या देगा आपको? इंस्टेंटेनियस। सर tan थीटा देगा ना। तो एवरेज अलग चीज होती है, एवरेज होता है दो पॉइंट के बीच में बात कर यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं ये सब डिफरेंस पढ़ा नहीं क्या? ये x t का ग्राफ पढ़ा था हर चीज में, नाम पढ़ा है मैथ्स में, बेसिक मैथ्स कौन पढ़ाया? तू ही पढ़ाया है, बताया तो dy by dx का मतलब क्या होता है, व्हाट वाज द फिजिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। तुम पढ़ नहीं रहे हो और इसलिए बार-बार पीछे ब्रेक लगा रहे हो। हां तो जब पढ़ा होगा तो फिर आप बार-बार ऐसे ब्रेक मत लगाओ। आपको क्यों पढ़ाया गया बेसिक मैथ्स? क्यों पढ़ाया गया बताओ यार, करो क्यों बताया गया था? ताकि फिजिक्स पढ़ सके। अब वापस से तुम पीछे लेके जा रहे हो कि सर इसका मतलब बताओ। तुम पढ़ के आओ ना कम से कम उसको, वरना भी इसी एक ही लेक्चर में पढ़ाने में पूरा सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाएगा। काइनेमेटिक्स नहीं, मैं बोला गया ना डिफरेंसेस एंड इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसके बाद काइनेमेटिक्स शुरू करना है, तो पढ़ो ना जाके घर पे। फिर बोल रहे थे एवरेज का क्या मतलब है? तो dy by dx क्या होता था हमको इस पॉइंट पे? तो एवरेज याद है, ये टैंजेंट जो होती थी ये वैल्यू काफी छोटी होती जाती तो स्लोप बन जाता है। सिखाया हुआ है ना क्लास में, जानबूझ करके वो हंकारी कर क्लियर ये चीज। दूसरा अगर मैं इसका एरिया बोलूं, क्या बोलूं? एरिया। एरिया क्या देगा बताओ? x into t। अगर मैं यहाँ पे एरिया कैसे लिखेंगे? x dt लिखेंगे ऐसा। देखो x और dt, x मतलब मीटर और टाइम मतलब सेकंड। मीटर सेकंड कोई भी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है क्या? यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लिख लो कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया ऑफ द एक्सटी कर्व। There is no significance of area of the xt curve. There is no significance of area of the xt curve because it does not give any physical quantity. It does not give any standard. It does not give any standard physical quantity. It does not give any standard physical quantity. ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है बेटा? अच्छा अब अपन बात करते हैं वीटी ग्राफ। तो मान लो अगर मैं जिससे पूछूंगा वही बताया, सबको नहीं बताना। वीटी ग्राफ हमने ऐसा कुछ बना दिया समझने के लिए। अगर मैं इस पे किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कर दूं, मैं बोलूं इसका स्लोप बताओ, तो कौन सी क्वांटिटी देगी मैं पता करता हूं। कौन बताया? आप बताओ कैसे पता चला? हाँ क्योंकि y की जगह पे क्या रख रहा है? v और x की जगह पे क्या रख रहा है? dt। इसलिए सीखो, बेसिक से सीखो, क्योंकि ग्राफ केवल यही होगा ये जरूरी नहीं, आपको चेक करना है। तो dv by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। बिल्कुल इसको स्लोप ऑफ vt ग्राफ gives us slope of vt graph gives us acceleration। ठीक है? कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस है ना। एक्सेलरेशन बोले तो क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। एवरेज के लिए अलग वर्ड लगा था, यस सर। तो vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा आप बताओ? क्या देगा? एक्सेलरेशन। अच्छा एरिया देख के देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे ऐसा कुछ एरिया बना दिया तो अगर हमें एरिया लिखेंगे, रुक जा बेटा तुम लोग हल्ला कर रहे हैं, दिक्कत है। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, ताकि आगे भी आपको वो कोई भी ग्राफ सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन लिखेंगे, चेक करना है कैसे मैं बता रहा हूँ। भले मैं इसके लिए बता रहा हूँ, आपको ये रिजल्ट याद भी रहता है, बचपन पढ़ा है। मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि कोई भी ग्राफ आए आप निकाल सकते हो। ठीक है? तो y की जगह पे क्या रखें बताओ? v और x की जगह पे टाइम। अब कैसे चेक करें क्या दे रहा है? तो v क्या होता है? मीटर पर सेकंड। यूनिट से चेक कर लो। v क्या होता है बताओ? मीटर पर सेकंड। और dt क्या सेकंड होता है? क्या कैंसिल हो गया? क्या मीटर बचा? मीटर किसका यूनिट है? लिख लो आपको एरिया ऑफ द vt ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ द vt ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ द vt ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। अच्छा एक और चीज मुझे बतानी है, ध्यान से। इसी में मैं आगे आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो vt ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है? ds को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एरिया। क्या बोलेंगे? जीरो। क्या बोलेंगे? नेगेटिव एरिया। ठीक है बेटा? जब ये जीरो तो लगता है ये छोटा ग्राफ पेपर है ना, समझने को समझो। ऊपर वाले एरिया को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। नीचे को क्या बोलेंगे? नेगेटिव। तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करोगे तो क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ऐड कर देना, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया ऐड कर दो, क्या मिलेगा? डिस्टेंस। तो लिख लो इस चीज को कि
पॉजिटिव एरिया प्लस नेगेटिव एरिया gives us displacement in VT graph. Positive area plus negative area in VT graph. Positive area plus negative area in VT graph gives us displacement. ठीक है, पॉजिटिव एरिया प्लस नेगेटिव एरिया क्या देगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं देगा, नेगेटिव घटा रहे हैं, ठीक है। दूसरा लिखो पॉजिटिव एरिया प्लस मॉड ऑफ नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया प्लस मॉड ऑफ नेगेटिव एरिया गिव्स अस डिस्टेंस। पॉजिटिव एरिया प्लस व्हाट? मॉड ऑफ नेगेटिव एरिया क्या दे देगा आपको? डिस्टेंस, ठीक है। ऊपर वाले एरिया नीचे में तुमको ऐड कर देगा, क्या मिलेगा? डिस्टेंस। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर देगा। अच्छा, अब आते हैं 80 ग्राफ, ठीक है। तो फिर से देखो, मान लो हमने 80 ग्राफ को जैसा प्लॉट कर दिया ए और टी, फिर हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो अगर मैं बोलूँ स्लोप, तो क्या बनेगा बताओ? y की जगह पे क्या आएगा? a, और यहाँ पे क्या आएगा? टाइम आएगा, नहीं आएगा? तो dA by dt आ गया। एक कौन सी क्वांटिटी होती है? नहीं, कुछ ये तो कुछ नहीं होता, क्या ये जड़ का आता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता था? जड़। ये कोई काम का नहीं। देखो इसको dA by dt जड़ बोलते हैं, आपके लिए काम का नहीं है ना, जड़ जड़ dA by dt। एरिया देगा ना वेलोसिटी। अभी रुको ना यार, स्लोप की बात करते हैं, एरिया पे चले गए। जैसे पढ़ा रहा हूँ सीख में, थोड़ा तो प्रैक्टिस करो। जड़ समझते हैं, जो बस में चले वो बार बार झटका लगा है ना, 3-4 बार ऐसे ब्रेक लगाया था ना, तो बोलेंगे जड़। जड़ का मतलब ए चेंज हो रहा है ना। आपके लिए कोई स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं। अगर मैं एरिया की बात करूं, वैसे आप कोई भी ग्राफ का निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे केवल 3 का बता रहा हूँ, ठीक है। एरिया में हमने क्या लिखा? y की जगह पे क्या लिखे बताओ? a, और x की जगह पे dt। हमने कैसे चेक करना सिखाया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, dt को क्या कर देंगे? सेकंड। क्या मिलेगा? मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी दे रहा है? यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी में क्या मिलेगा? चेंज। देखो इसको, एरिया ऑफ 80 ग्राफ, एरिया ऑफ 80 ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। एरिया ऑफ 80 ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस एरिया ऑफ 80 ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। पहले आपको यहाँ पे 3 चीजें बताई हैं, केवल ग्राफ यही 3 होंगे जरूरी है क्या? कुछ भी हो सकता है। ग्राफ चेक कैसे करना समझ में आया? स्लोप कैसे निकालना है? dy by dx। एरिया कैसे निकालना है? y dx। यूनिट से चेक कर लो, कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा मतलब काम करें। किधर ये चीज? आना तो बोलो यार, चलो 100% समझ में आया मैं जो बोला। तेज स्पीड तो नहीं है, मतलब फिर तुम रोते रोते चले जाओगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, ये 80 ग्राफ में भी नेगेटिव पॉजिटिव का कोई सीन है? नहीं, आपको जो भी होगा नेट वैल्यू मिल जाएगी ना। चेंज इन वेलोसिटी को नेट वैल्यू दिखाना है ना, क्योंकि यहाँ पे हम स्केलर क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, क्लियर है क्या? याद है? डर तो नहीं लग रहा ना? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ठीक है। अब क्या करना है? अब मैं आपको क्या करूंगा, 3 ऐसे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। पहले तो आपको ग्राफ देख करके क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं रीडिंग ऑफ ग्राफ। क्या बोलेंगे? तो तुम्हारे पास कोई ग्राफ मिला एग्जाम में, तो ग्राफ क्या बता रहा है वो जानने समझ में आया ना। कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होगा तो क्या बोलेंगे? रीडिंग ऑफ ग्राफ। मान लो कोई डाटा गिवन है और मुझे प्लॉट करना है, क्या मैं प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ भी आना चाहिए? ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं? तीसरा, मान लो कोई एक ग्राफ दिया, एक्सटी ग्राफ दिया है ना, बोल रहा है कोई और ग्राफ में कन्वर्ट करो। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। एक्सटी ग्राफ दिया, बोलेगा वीटी बताओ, एटी बताओ, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। और फिर क्या पता चला, कोई ग्राफ में सवाल दिया है, तो मान लो ग्राफिकल प्रॉब्लम है, तो मेरे रीडिंग आ गई, प्लॉटिंग आ गई, क्या तुम ग्राफ के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, फिर क्या सवाल सॉल्व कर सकते हो। व्हाट विल बी द सीक्वेंस? लिख लो, जो हम सीक्वेंस में पढ़ाने वाला। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रीडिंग ऑफ ग्राफ। जब भी आपको ग्राफ में प्रॉब्लम हो तो जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आप कॉपी रिवाइज करना, चीजें समझ में आ जाएगी। तो पहले बात करेंगे अपन रीडिंग ऑफ ग्राफ। दूसरा हम क्या देखने वाले हैं? प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं? रीडिंग ऑफ ग्राफ, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, ठीक है। और तीसरा लिखो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। ये आपको थर्मोडायनामिक्स में काम आएगा, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे 11th में ना, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। और चौथा लिखो प्रॉब्लम्स ऑफ ग्राफ। जब ये 3 चीजें आ गया तो हमें प्रॉब्लम्स करने में दिक्कत नहीं आएगी। रीडिंग ऑफ ग्राफ, फिर क्या बोला मैंने? प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, फिर प्रॉब्लम्स ऑफ ग्राफ। समझ में आया?
जब भी तुम्हें ग्राफ में कंफ्यूजन हो तो यही सीक्वेंस में जाके रिवाइज करना। पहले क्या करना है, ग्राफ रीडिंग, दूसरा प्लॉटिंग, तीसरा कन्वर्जन, चौथा फिर प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, दैट विल बी द सीक्वेंस। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ को देख के हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखो, तो अपन बात करते हैं रीडिंग ऑफ ग्राफ। रीडिंग ऑफ ग्राफ, मैं पहले आपको एक्सटी ग्राफ को रीड करना सिखाता हूँ। जैसे मान लो कोई एक्सटी ग्राफ ऐसा गिवन है, लिखो हेडिंग रीडिंग ऑफ ग्राफ, फिर लिखो एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, और ये एक्सटी ग्राफ ऐसा बना हुआ है और आपको मान लो ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है बेटा, तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये सोच के आप थोड़ा 2 मिनट सोचो, फिर बताता हूँ क्या इस ग्राफ का हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। बॉडी रेस्ट पे कैसे पता चला रेस्ट पे? टाइम चेंज होते हैं, हाँ, क्योंकि देखो टाइम चेंज होता जा रहा है लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो ग्राफ में क्या बता रहा है, बॉडी इस चीज को, बॉडी एट रेस्ट। तो पहला इंफॉर्मेशन ग्राफ में क्या मिल गया, हमको इस ग्राफ को देख के समझ में आ गया, हमें रीडिंग करना आ गया कि इस ग्राफ में क्या बता रहा है। बॉडी क्या है बताओ, रेस्ट पे है, चल नहीं रहा। आया समझ में तुम्हें? आ रहा है बेटा, तुम्हें आ रहा है? मुस्कुराते क्यों रहते इतने ज्यादा पीछे, क्या बातें करते हैं? कुछ नहीं समझ में आया? और एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है तो आपको ये रीड करना आ गया कि बॉडी क्या रेस्ट पे है। अगर मैं अगला ऐसा बना दो, देखो अगर मान लो ये एक्सटी ग्राफ है और ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन खींच दिया और ये मान लो 3 मीटर है, तो आप इसको रीड कैसे करोगे, क्या मतलब है इसका? 3 मीटर से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद बढ़ती जा रही है डिस्टेंस कांस्टेंट रेट पे। जब हमने घड़ी देखना शुरू किया, टाइम बराबर 0, टाइम बराबर 0 का मतलब क्या है? जब हमने नोटिस करना शुरू किया, जब हमने नोटिस करना शुरू किया टाइम बराबर 0 उसको बोलते हैं। तो पार्टिकल कहाँ पे था? 3 मीटर पे था। अब देखो इस ग्राफ का स्लोप देखो, स्लोप क्या कांस्टेंट है, थीटा एंगल क्या है, फिक्स रहेगा इसके लिए। यानी एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी। ये था पूरा एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, घर पे जाके वापस रिवाइज करो। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, और ये थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसको रीड करूं तो टाइम बराबर 0 पे बॉडी जो है कहां पे था, 3 मीटर पे, और वेलोसिटी क्या कांस्टेंट थी, साथ में पॉजिटिव भी थी, यानी बॉडी किधर चल रहा था, आगे की तरफ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये ग्राफ हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? सर पॉजिटिव एक्स डायरेक्ट, इसको लिख लो, लिखो कि क्या मतलब है इस ग्राफ का। इसको रीडिंग करके पूरा एक चीज लिखो तो कंफ्यूजन नहीं आए। शॉर्ट में लिखोगे फिर बाद में 10 जगह पढ़ोगे और फिर कंफ्यूजन लेके आओगे। तो ये क्या बता रहा है इंफॉर्मेशन, ये मैंने फिगर बना दिया, आप कॉपी करके इसको लिख भी लो ताकि जब रिवीजन करोगे तो फिर समझ में आएगी सर ने क्या बताया। अभी बता रहा हूँ समझ में आ जाएगा। ये वाला खुद से बताना। हाँ, क्या समझ में नहीं आया बताइए, बोलो जी, क्या समझ में नहीं आया? हाँ गए, फिर से बताना बोला था। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। हाँ, कैसे पता चला वो? सर क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका सेम आएगा ना, थीटा एंगल सेम आएगा। थीटा सेम है पूरी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का थीटा क्या होता है, सेम ही होता है, यस और नो? यस सर। तो कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। देखो इसका क्या मतलब है, मीटर में लिखो क्या, टाइम बराबर